बहुत सारे अकाउंटेंट डेप्रिसिएशन से रिलेटेड बहुत सारे कॉमन डाउट्स मुझे पूछते हैं, जैसे कि सर अकाउंट्स और आईटी में अलग अलग डेप्रिसिएशन क्यों कैलकुलेट किया जाता है, और अगर ये कैलकुलेट किया जाता है तो क्या इसकी सच में जरूरत है, और अगर ये अलग अलग कैलकुलेट किया जाता है तो डेप्रिसिएशन एज पर अकाउंट्स और आईटी में क्या फर्क है, क्या हम इनकम टैक्स का जो डेप्रिसिएशन है वो अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्या, और अगर ये अलग अलग कैलकुलेट किया जाता है तो इससे क्या इंपैक्ट होता है टैक्स पे। तो ये सभी जो डाउट्स हैं ये आज के सेशन में हम सिंपल तरीके से डिस्कस करने वाले हैं, जिससे कि आप में से भी कुछ लोग होंगे जिनके मन में ऐसा कोई डाउट होगा, तो आज के सेशन में ये सभी कॉमन डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बट फिर भी अगर कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चंस अनसॉल्व रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो सर इस क्वेरी को हम दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि क्या अकाउंट्स और आईटी में अलग अलग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने की जरूरत है, क्या हम इनकम टैक्स का जो डेप्रिसिएशन होता है वो अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, और सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि अकाउंट्स और आईटी का जो डेप्रिसिएशन होता है उसमें एग्जैक्टली क्या क्या डिफरेंसेस हैं। ऐसे 8 डिफरेंसेस को हम डिस्कस करेंगे जो एज एन अकाउंटेंट आपको पता होना चाहिए अगर किसी ने इंटरव्यू में पूछ लिया तो। अब अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें तो अगर कोई बिजनेस या कोई एंटिटी जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, मतलब जो कंपनी है, चाहे प्राइवेट लिमिटेड हो, पब्लिक लिमिटेड हो, 1% कंपनी हो, जिन पे कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होता है, तो उन्हें कंपनीज एक्ट के शेड्यूल 2 में यूजफुल लाइफ प्रोवाइडेड है। वहां पे उसके अकॉर्डिंग उन्हें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके और डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करना पड़ेगा। वो इनकम टैक्स का जो डेप्रिसिएशन होता है वो अकाउंट्स में यूज नहीं कर सकते। इनकम टैक्स का जो डेप्रिसिएशन होगा वो सेल्फ असेसमेंट टैक्स कैलकुलेट करने के लिए यूज करेंगे। मतलब अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो वहां पे आपको अलग अलग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा, एंट्री रिकॉर्ड करने के लिए अकाउंट्स के हिसाब से, और टैक्सेशन पर्पस के लिए इनकम टैक्स में जो हमें डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया गया वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका बिजनेस या एंटिटी, अगर कोई इंडिविजुअल है, प्रोप्राइटरशिप फॉर्म या फिर पार्टनरशिप फॉर्म है, तो उस सिचुएशन में आपके एंटिटी पे कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता। तो उस सिचुएशन में आप कंपनीज एक्ट फॉलो करने के लिए बाइंडिंग नहीं है। तो अगर आप टैक्सेशन का जो डेप्रिसिएशन रेट है वो भी अगर आप कंसीडर कर लेंगे तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब अगर हम चीज़ों को समराइज करें तो यहाँ पे सिंपल तरीके से कि अगर आपका बिजनेस कंपनी है तो फिर आपको अलग अलग डेप्रिसिएशन फॉलो करना है, और अगर आपका बिजनेस कंपनी नहीं है, अदर देन कंपनी है, आपके कंपनी एक्ट नहीं लगता, तो फिर आप इनकम टैक्स का ही जो डेप्रिसिएशन होता है वो आप अकाउंट्स में कैलकुलेट करके रिकॉर्ड कर सकते हैं। बट सर यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जो अदर देन कंपनी है, जिन पे कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता, अगर वो भी कंपनीज एक्ट के हिसाब से जो डेप्रिसिएशन का प्रोविजन प्रोवाइडेड है वो अगर फॉलो करना चाहे तो क्या वो कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं, रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। बट यूजुअली आप देखेंगे जो अदर देन कंपनीज हैं वो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग जो डेप्रिसिएशन होता है उसी को वो अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन है डिफर्ड टैक्स। अगर आपने कभी डिफर्ड टैक्स पढ़ा हो तो डिफर्ड टैक्स में एक मेजर कंपोनेंट होता है डिफरेंस क्रिएट करने का, वो है डेप्रिसिएशन। तो अगर आप अलग अलग एक्ट के डेप्रिसिएशन फॉलो कर रहे हो तो वहाँ पे आपका डिफरेंस क्रिएट होगा, वो डिफरेंस टेम्पररी होता है और उसकी वजह से आपका डिफर्ड टैक्स क्रिएट होता है। तो डिफर्ड टैक्स को अवॉइड करने के लिए जो अदर देन कंपनीज होती हैं वो अलग अलग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करती, आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की। एज एन अकाउंटेंट अगर आप किसी कंपनी में जाते हैं इंटरव्यू के लिए जहां पे कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होता है, कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होता है मतलब वहां पे आपको रिकॉर्डिंग करने के लिए अकाउंट्स का डेप्रिसिएशन और टैक्सेशन के लिए आईटी का डेप्रिसिएशन फॉलो करना मस्ट है। और आपको वहां पे इंटरव्यू में पूछ लिया गया कि अकाउंट्स और आईटी के डेप्रिसिएशन में मुझे डिफरेंस एक्सप्लेन करो, क्योंकि एज एन अकाउंटेंट आपको पता होना चाहिए, बिकॉज अगर आप फाइनलाइजेशन कर रहे हो तो आपको चीजें तो पता होनी चाहिए, क्योंकि एंट्री करने के लिए आपको अकाउंट्स का डेप्रिसिएशन लगेगा और टैक्सेशन के लिए आपको इनकम टैक्स का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो ये इसमें क्या डिफरेंसेस होते हैं वो आपको पता होना चाहिए, जो अब हम यहाँ पे सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो हम ऐसे 8 डिफरेंसेस को डिस्कस करेंगे जो एज एन अकाउंटेंट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब अगर हम पहले डिफरेंस की बात करें तो अकाउंट्स आपको ये बोलता है कि अगर आपने कोई एसेट परचेज कर लिया है, आपने उसको यूज करा नहीं करा ये आपका लुकआउट है, लेकिन अगर आपने उसको परचेज कर लिया और वो रेडी टू यूज है, मतलब उसको यूज कर सकते हो लेकिन आप यूज नहीं कर रहे हो, तो आपको जिस दिन से वो एसेट रेडी टू यूज है उस दिन से आपको डेप्रिसिएशन उस पर कैलकुलेट करना है, रिकॉर्ड करना है। लेकिन इनकम टैक्स आपको ये बोलता है कि जिस दिन से वो एसेट आप यूज करना चालू करोगे, मतलब उसको पुट टू यूज करोगे, उस दिन से आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। सर मतलब समझा नहीं। मतलब ये कि मान के चलो अगर आपने कोई एसेट 10 अप्रैल को खरीदा है, उस दिन वो रेडी टू यूज है, मतलब उसको आप यूज कर सकते हो, आप यूज कर रहे हो नहीं कर रहे हो ये आपका लुकआउट है, लेकिन आप उसको एक्चुअली यूज करना चालू किए आपने 10 जून से, तो अकाउंट्स ये बोलता है कि आपको डेप्रिसिएशन 10 अप्रैल से ही आपको क्या करना है, आपको रिकॉर्ड करना है 10 अप्रैल से। लेकिन इनकम टैक्स आपको बोलता है नहीं, इनकम टैक्स आपको बोलता है कि आपको उस एसेट पे डेप्रिसिएशन 10 जून से लेना है, क्योंकि आपने 10 जून से उसको यूज करना स्टार्ट किया। आई होप क्लियर है। अब अगर हम सेकंड डिफरेंस की बात करें तो अकाउंट्स में जब हम किसी फिक्स एसेट को कंसीडर करते हैं फॉर डेप्रिसिएशन पर्पस, तो हम उस एसेट को क्लास ऑफ एसेट में डिवाइड कर देते हैं। क्लास ऑफ एसेट मतलब, क्लास ऑफ एसेट का मतलब है कि जो भी एसेट, जो भी फिक्स एसेट सिमिलर नेचर के हैं एंड उसका यूज सेम होने वाला है तो उसके क्लास बना देते हैं। सर जैसे
जैसे कि आपके पास 3 गाड़ियां हैं, तीनों का नेचर सेम है, तीनों यूज सेम तरीके से होने वाले, तो तीनों एसेट का क्या बना दो, क्लास बना दो। अगर आपके पास 4 मशीनरी है, चारों के नेचर सेम है, लेकिन 2 का यूज अलग होने वाला है, 2 का यूज अलग अलग होने वाला है, तो फिर यहां पे आप 2 क्लास बना दो। तो सर यहां पे हम अकाउंट्स में एसेट को क्लास ऑफ एसेट में डिवाइड करते हैं। अगर हम इनकम टैक्स की बात करें तो इनकम टैक्स आपको बोलता है कि जब भी आप किसी भी एसेट को कंसीडर करें फॉर डेप्रिसिएशन पर्पस, तो उसको ब्लॉक में बांट। ब्लॉक में बांटने मतलब, ब्लॉक का मतलब है कि इनकम टैक्स ने हमें जितने भी एसेट्स हैं उसको ब्लॉक में बांटने के लिए बोला, और टोटल 4 ब्लॉक मोटा मोटी, उसमें भी अलग अलग रेट्स हैं, बट मोटा मोटी 4 ब्लॉक है। तो आपको पहले ब्लॉक में बांटना है और फिर आपको डेप्रिसिएशन कंसीडर करना है। सर समझा नहीं? जैसे कि अगर आप कभी अकाउंटिंग में जब आप डेप्रिसिएशन वगैरह कैलकुलेट करोगे और शेड्यूल 2 फॉलो करोगे, तो यहाँ पे आपको जितने भी आपके एसेट्स हैं उनको आपको क्लास में इस तरह से क्या करना है, सेग्रीगेट करना है। लेकिन अगर आप इनकम टैक्स में कभी आए तो इनकम टैक्स में आपके जितने भी एसेट्स होते हैं उनको ब्लॉक में यहाँ पे सेग्रीगेट करना होता है। मोटा मोटी 4 ब्लॉक है, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी और इंटेंजिबल एसेट। अब अगर हम थर्ड डिफरेंस की बात करें तो अकाउंट्स ही हमें प्रिविलेज देता है कि आप अकाउंट्स में चाहे स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करो या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड फॉलो करो जिसको WDV बोलते हैं, या फिर आप यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड फॉलो करो, कोई भी आप फॉलो कर सकते। लेकिन इनकम टैक्स बोलता नहीं, इनकम टैक्स बोलता है कि हमारे यहाँ पे एक ही मेथड चलेगा, वो है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। हमारे यहाँ पे दूसरा और कोई भी मेथड नहीं होगा। कुछ एक्सेप्शन है इसके, उसको हम इनकम टैक्स में डिटेल में डिस्कस करते हैं, लेकिन मैक्सिमम जगह पे हम WDV मेथड ही फॉलो करते हैं। वो डिफरेंस नंबर 3। अगर हम फोर्थ डिफरेंस की बात करें तो अकाउंट्स हमें बोलता है कि आपको डेप्रिसिएशन का रेट खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा। सर कैसे? आपको शेड्यूल 2 में हम यूजफुल लाइफ देंगे, उस यूजफुल लाइफ के बेस पे आपको डेप्रिसिएशन का रेट कैलकुलेट करना और आपको डेप्रिसिएशन फिर अप्लाई करना है। लेकिन इनकम टैक्स बोलता है ऐसा नहीं चलेगा, हम आपको हर ब्लॉक का अलग अलग डेप्रिसिएशन रेट प्रोवाइड करेंगे, आपको वही रेट जो है फॉलो करना है। मतलब आप रेट जो है डेप्रिसिएशन का वो खुद कैलकुलेट नहीं करते, लेकिन अकाउंट्स में हम उसको कैलकुलेट करते हैं, जिसको हम एनालिसिस में भी डिस्कस करेंगे। फिफ्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस की अगर हम बात करें तो अकाउंट्स हमें ये बोलता है कि जब आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें किसी नए एसेट पे, अगर आपने कोई नया एसेट परचेज किया उस फाइनेंशियल ईयर में, तो उस पे डेप्रिसिएशन आप डे वाइज कैलकुलेट करेंगे। सर डे वाइज मतलब आपने जिस दिन वो एसेट खरीदा है, मान के चलो हमारे सिचुएशन में हम 10 अप्रैल को खरीदा है और आपने 31 मार्च तक उसको यूज किया उस फाइनेंशियल ईयर में, तो वो दोनों में जो डिफरेंस होगा, करेक्ट है, जितना दिन आएगा उतने दिन का आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। बट इनकम टैक्स आपको ये बोलता है कि हमारे यहाँ पे डेप्रिसिएशन या तो फुल होगा सर या तो हाफ होगा। सर फुल या हाफ मतलब कि अगर आपने किसी भी एसेट को 180 दिन या उससे ज़्यादा यूज़ किया होगा तो सर जो डेप्रिसिएशन का रेट है जो इनकम टैक्स में डिफाइंड है वो आपको फुल लेना है, और अगर आपने 180 दिन से कम यूज़ किया होगा तो सर आपको डेप्रिसिएशन का जो रेट है वो हाफ लेना है। तो सर यहाँ पे फिफ्थ जो डिफरेंस निकल के आता है कि हमें यहाँ पे डे वाइज डेप्रिसिएशन लेना है और इनकम टैक्स में हमें या तो फुल या तो हाफ डेप्रिसिएशन लेना है। आई होप क्लियर है। अगर हम डिफरेंस नंबर 6 की बात करें तो अकाउंट्स में हमें एक प्रिविलेज मिलता है कि जब आप सेकेंड ईयर में आते हो तो वहां से आपके पास ऑप्शन है कि आप किसी भी एसेट को कॉस्ट मॉडल पे कंटिन्यू करो जो जिस पे आपने रिकॉर्ड किया, या फिर आज के प्रेजेंट वैल्यू पे जो फेयर वैल्यू है उस पे आप उसको प्रेजेंट करो, जिसको रिवैल्यूएशन मॉडल बोलते हैं, वो आप चूज कर सकते हो। लेकिन इनकम टैक्स हमें ये चॉइस नहीं देता। इनकम टैक्स बोलता है हमारे यहाँ पे एक ही मॉडल चलेगा, वो है कॉस्ट मॉडल, हमारे यहाँ पे चॉइस नहीं है रिवैल्यूएशन का। आई होप क्लियर है। 7 डिफरेंस की अगर हम बात करें तो इनकम टैक्स में हमें एडिशनल डेप्रिसिएशन का एक कॉन्सेप्ट है जो अकाउंट्स में आपको देखने के लिए नहीं मिलता। सर एडिशनल डेप्रिसिएशन क्या होता है? जब हम इनकम टैक्स पढ़ते हैं तो वहां पे अगर आप सर्टेन क्राइटेरिया मीट कर रहे हो तो आपका जो नॉर्मल डेप्रिसिएशन है वो तो आप कैलकुलेट करो, कंसीडर करो, लेकिन आपको 20% का एक एडिशनल डेप्रिसिएशन भी देखने के लिए मिलता है जो अकाउंट्स में नहीं है। अकाउंट्स में जो आपको नॉर्मल डेप्रिसिएशन होगा वही कंसीडर करने के लिए मिलता है। और इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप न्यू टैक्स रिजीम फॉलो कर रहे हो 115 BAC में, तो आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स में भी अलाउड नहीं है, ये ओल्ड टैक्स रिजीम में ही है। और अगर हम 8th डिफरेंस की अगर हम बात करें तो इनकम टैक्स में कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जहां पे अगर आप कोई एसेट खरीदते हो तो उस एसेट को आप एसेट ना कंसीडर करके आप उसको फर्स्ट ईयर में ही एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दो। सर क्या बात कर रहे हो? हाँ, जैसे अगर आपने कभी पढ़ा हो सेक्शन 35 AD, तो वहां पे आप एसेट को फर्स्ट ईयर में एक्सपेंस आउट कर दो, लेकिन अकाउंट बोलता नहीं। अकाउंट्स आपको सिंपल बोलता है कि आपको एसेट को एसेट ही रिकॉर्ड करना और एवरी ईयर उस पर क्या कैलकुलेट करना है, डेप्रिसिएशन। तो आई होप आपको डेप्रिसिएशन से रिलेटेड जो डाउट्स क्वेरी हैं वो क्लियर हो चुके हैं, डिफरेंसेस क्या है वो भी क्लियर हो चुके हैं, क्यों फॉलो करना है नहीं करना वो भी क्लियर हो चुके हैं। बट फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी कोई डाउट अनसॉल्व रह गई आज के सेशन में तो मेरा रिक्वेस्ट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।